अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बहुचर्चित चीन यात्रा से वापस लौट आए हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 दिन तक चली उच्च स्तरीय वार्ता में राजनयिक औपचारिकताएं और स्थिरता के वादे तो प्रदर्शित हुए, लेकिन दुनिया को परेशान करने वाले प्रमुख भू राजनीतिक मुद्दों पर कोई खास प्रगति नहीं दिखी। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देशों ने कई समस्याएं सुलझाई हैं और रिश्ते पहले से मजबूत हुए हैं, मगर उन्होंने कोई ठोस बात नहीं कही। ट्रंप बीजिंग इस उम्मीद से पहुंचे थे कि ईरान के साथ लंबे समय से चल रहे संघर्ष को लेकर वॉशिंगटन की आलोचनाओं के बीच वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकेंगे, लेकिन शिखर सम्मेलन ने इस धारणा को और भी मजबूत कर दिया कि चीन अमेरिका को बराबरी के रूप में देख रहा है और शी जिनपिंग पूरे सम्मेलन के दौरान अधिक दृढ़ और आत्मविश्वासी नजर आए। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया है जिसने मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन को लेकर नई आशंकाओं को पैदा कर दिया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि यह तूफान से पहले की शांति थी। ट्रंप ने अपने इस पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें वो अमेरिकी नौसेना के एक जहाज पर खड़े नजर आ रहे हैं और चेतावनी देने वाले अंदाज में सामने की तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही इस तस्वीर में पीछे की तरफ 3 से 4 ईरानी नौसैनिक जहाज और बोट भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद आशंका पैदा हो गई है कि क्या मिडिल ईस्ट में जंग एक बार फिर भड़क जाएगी। तो ये तस्वीर, ये नई पोस्ट जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया और इस पोस्ट के जरिए एक बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश ईरान को। और इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने अमेरिका और ईरान के बीच जारी टेंशन को लेकर नई तरह की हलचल को पैदा कर दिया है। उनके ताजा बयान और उनके साथ युद्धपोत पर खड़े होने वाली उनकी तस्वीर को संभावित बड़े टकराव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट को अमेरिका और ईरान में जारी तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले कुछ वक्त से इन दोनों देशों में मिलिट्री और डिप्लोमैटिक लेवल पर टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति वार्ता और टेंशन कम करने के प्रयासों में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के इस स्टेटमेंट ने संकेत दिए हैं कि हालात और भी ज्यादा गंभीर होने की संभावना है। तो ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर से इस तस्वीर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा कर रखती है। एक बड़ा संकेत, मैसेज इस पोस्ट के जरिए देने की कोशिश ट्रंप की तरफ से की जा रही है। ट्रंप का पोस्ट ये तूफान से पहले की शांति है और अब इसके बाद ये यहां पर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, जो युद्ध अभी तक थमा हुआ था, क्या एक बार फिर से जंग शुरू हो जाएगी? ये महत्वपूर्ण सवाल जो है वो यहां पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, चीन पहुंचे थे ट्रंप और कोशिश लगातार यही उनकी तरफ से की जा रही थी। हालांकि व्यापारिक मुद्दे रहे, चाहे और तमाम चीजें हों, उनको लेकर बातचीत जो है वो सफल जरूर रही, लेकिन ईरान के मुद्दे पर बात नहीं बनी। और जब वापस लौटे तो ये पोस्ट उनकी तरफ से किया गया और कई मायने अब इसके निकाले जा रहे हैं। ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के क्या मायने हैं? और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजिताभ सर हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है यूके देवनाथ सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइफ टाइम्स पर। और सबसे पहले यूके देवनाथ सर, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। ये जो नई पोस्ट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है, सर इसको कैसे डिकोड करेंगे? क्योंकि इसमें उन्होंने साफ कहा है ये तूफान से पहले की शांति थी। क्या इसके मायने हैं, क्या समझा जाए? हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक रैम्बो इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, खासतौर से उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके सामने। शुरुआती दौर में उन्होंने सोचा था कि इस तरह के पोस्टर्स जारी करने से ईरान के ऊपर कुछ साइकोलॉजिकल दबाव होगा, लेकिन अब हम उस थ्योरी को नकार सकते हैं। ईरान के ऊपर इस तरह के पोस्टर्स का कोई साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक असर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, उनके जो डोमेस्टिक सपोर्टर्स हैं, खासतौर से रिपब्लिकन पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह के पोस्टर्स देख के शायद थोड़ा क्षणिक, कुछ समय के लिए आनंद आता है। लेकिन इस तरह के जो पोस्टर्स छापे जा रहे हैं सोशल मीडिया में, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लोड किए जा रहे हैं, ये उनकी नॉन सीरियस अप्रोच को भी दिखाता है।
वो इस तरह के पोस्टर्स छाप कर अपने को अमेरिका का राष्ट्रपति कम वरन किसी एक हॉलीवुड मूवी का हीरो ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अमेरिका युद्ध की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। जब से शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करके डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं, उन्होंने यूएस नेवी को फिर से अलर्ट कर दिया है। उत्तरी अरब सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयड है। भूमध्य सागर में भी यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयड है। इजराइल ने भी युद्ध की तैयारियां चालू कर दी हैं। जो खबर आ रहे हैं उनके मुताबिक इजराइल की एयरफोर्स ने अपने जो F-35 स्टेल्थ फाइटर विमान है उनमें लॉन्ग रेंज ड्रॉप टैंक लगा दिए हैं। होता यह है कि आमतौर पर F-35 बिना ड्रॉप टैंक्स के उड़ता है तो 1000 किलोमीटर जा सकता है, 1000 किलोमीटर वापस आ सकता है। लेकिन ईरान तो 2000 किलोमीटर दूर है। तो लॉन्ग रेंज ड्रॉप टैंक्स जब इजराइल की एयरफोर्स ने अपने F-35 पे लगाया है, उसका मतलब है कि हाँ, इजराइल की एयरफोर्स भी अपने पायलट्स को और हवाई जहाजों को 2000 किलोमीटर दूर जाना और फिर वापस आने के लिए तैयारी में लगी हुई है। जी ठीक है यूके देवनाथ सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। अजिताभ सर, मैं आपसे भी इसको समझना चाहूंगी क्योंकि जब चीन पहुंचे थे ट्रंप तो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे, कई बयान भी उनकी तरफ से नजर आए, सामने निकल कर आए और ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस स्ट्रैटेजी के साथ वो पहुंचे थे वहां पर, क्योंकि ईरान का सबसे अहम मुद्दा इस बीच माना गया। हालांकि देखिए, चाहे हम बाकी मुद्दों की बात करें, उन पर तो अब सफलता हासिल की डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पहुंचकर, लेकिन ईरान के मुद्दे पर कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आए। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या ऐसे पॉइंट्स रहे जिसकी वजह से ईरान के मुद्दे पर चीन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा स्वाति जी आपने। चीन और अमेरिका के जो रिलेशन है वो सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। इनफैक्ट जो कहते हैं T5 की बात है, उसमें ट्रेड, टैरिफ, टेक्नोलॉजी और उसके बाद कह लीजिए आप ताइवान, और तब ईरान का नंबर आ रहा था, मीन्स तेहरान का नंबर आ रहा था। तो यहाँ पे ईरान कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेपथ्य में पीछे चला गया। जो राष्ट्रपति ट्रंप अपना डेलीगेशन भी ले गए थे, उसमें भी देखिए सबसे ज्यादा जो मेंबर्स थे वो डेलीगेशन में ज्यादा टेक्नोलॉजी के लीडर्स थे और बिजनेस पीपल थे। तो उनका ओरिएंटेशन शायद वो बिजनेस की ओर ज्यादा था बनिस्पत की वॉर की ओर। वॉर में वो शायद थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे और कई बार उन्होंने इस तरह के बयान भी दिए जो कि मतलब आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट ईरान के में मुझे चीन की जरूरत नहीं है। हालांकि बिना चीन के ईरान का ये जो युद्ध है या ये जो संघर्ष विराम है ये आगे बढ़ ही नहीं सकता है। चीन सबसे बड़ा बैकर है ईरान का और सबसे बड़ा खरीदार भी है। वैसे में चीन का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी था, वो कहीं ना कहीं फेल होता दिख रहा है। और जो ट्रंप का मिशन कह लीजिए जो चीन था वो कहीं ना कहीं अटका है। चीन से उनको नाम उम्मीद ही हुई है। चीन स्पष्ट तौर पे फ्रंट में न आ रहा है और न ईरान को कुछ कह रहा है। वो अमेरिका को एक तरह से कहिए फंसा के रखे हुए है। अमेरिका इतना ज्यादा उलझ गया है ईरान के मामले में कि अब उसके गले की हड्डी एक तरह से कहिए बन गया है ये। और इस बीच देखिए अब वो फिर से वो पुरानी, जैसा आपने पोस्टर दिखाया स्वाति जी, कि अब वो फिर से वो तूफान आने के पहले वाली जो है तैयारी कह लीजिए और शांति कह लीजिए वो दिख रहा है। ये नॉर्मली एक नैरेटिव इस तरह से सेट करते हैं ट्रंप और कहीं ना कहीं उसके पीछे इनकी मंशा है कि शायद फिर से वॉर की तरफ जाया जाए, क्योंकि तैयारियां भी वैसी दिख रही हैं। हालांकि जो आर्थिक चुनौतियां हैं, जो ऊर्जा संकट है, वो अपनी जगह बरकरार है और बढ़ ही रहा है। ऐसे में सॉल्यूशन ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन ईरान भी अपनी तरफ से बहुत अड़ा हुआ है। वो हॉर्मुज को छोड़ना नहीं चाह रहा है और हॉर्मुज में अब वो तो अपनी लीगलाइज करने की बात कर रहा है कि भाई बिना हमारे परमिशन के उधर से जा ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ टोल भी किसी ना किसी रूप में, चाहे वो इंश्योरेंस लगा के, ऐसी भी उसकी तैयारी चल रही है। तो कहना बहुत मुश्किल है। दोनों तरफ ईरान पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, इससे भी कोई संदेह नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका भी प्रेशर में है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। यूके देवनाथ सर, मैं आपसे इसी चीज़ को समझना चाहूंगी क्योंकि अगर मैं बाकी देश को छोड़ दूं और खाली सिर्फ यहाँ पे चीन की बात करूं तो हॉर्मुज में ईरान की तरफ से जो टोल सिस्टम शुरू किया गया है उसमें चीन को भी छूट दी गई है।
क्या ये समझा जाए कि अब टेंशन तो चीन को तेल की नहीं रही है, इसी वजह से अमेरिका जब वहां पर पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, तो इस मुद्दे पर चीन की तरफ से हाथ पीछे खींच लिए गए? हाँ स्वाति, देखो जो ईरान टोल टैक्स की बात कर रहा है स्टेट ऑफ हार्मुज को के ऊपर, उसने क्लियरली कहा है कि जो देश ईरान के मित्र देश हैं उनके ऊपर टोल टैक्स नहीं लगेगा, जिसमें कि चीन भी शामिल है, भारत भी शामिल है। तो भारत के शिप्स पर भी ईरान टोल टैक्स नहीं लेगा। हाँ, लेकिन ईरान ने क्लियरली कहा है कि जो देश अमेरिका के समर्थन में है, खासतौर से जो देश अब ऐसे कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत वो अमेरिका का सहयोग करेंगे स्टेट ऑफ हार्मुज को खुलवाने में, अपनी अपनी नेवी के शिप्स को भेजेंगे, तो ईरान उन देशों के जहाज से टोल टैक्स लेगा। अब बस सवाल ये उठता है कि टोल टैक्स की पेमेंट कैसी होगी, क्योंकि वहां पर कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से कोई भी बैंकिंग सिस्टम, अर्थव्यवस्था काम नहीं कर रही है, स्विफ्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा है ईरान में। तो ये देखना पड़ेगा कि ईरान को जो तेल कंपनियां या जो ऑयल टैंकर्स के मालिक हैं जब टोल देंगे तो किस तरह से देंगे। और अमेरिका ने कहा है कि वह तुरंत इसका पता लगा लेगा कि किस शिप ने या किस देश ने टोल दिया है, और अमेरिका ने कहा कि उस शिप को तो अमेरिका की नेवी रोक लेगी। तो ये बड़ी उहपोह की स्थिति है, जहां एक देश टैंकर का मालिक जो है 1 मिलियन या 2 मिलियन डॉलर पे कर देगा, जो कि बहुत ही छोटी सी रकम है स्वाति। देखो, जब हम बात कर रहे हैं ना ये कच्चे तेल की, तो एक बैरल कच्चे की तेल की कीमत जो कि युद्ध के पहले $60 थी, अब बढ़कर $120 की तरफ छलांगे मार रही है। तो वहां $1 पर मात्र एक बैरल पे मात्र $1 टोल टैक्स आ रहा है। तो ये टोल टैक्स बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अमेरिका ने कहा कि अगर किसी देश ने, किसी शिप ने ईरान को टोल टैक्स दिया तो फिर अमेरिका की नेवी उसको रोक लेगी। तो ये मामला जरा पेचीदा है फिलहाल। दुनिया के कई देश क्या कर रहे हैं, इसलिए ईरान को बैकडोर से पेमेंट कर रहे हैं। क्या करते हैं कि शिप की कंपनी तो कहती है कि हम जा रहे हैं, ईरान हमें जाने दे रहा है स्टेट ऑफ हार्मुज से, हमने टोल टैक्स नहीं पे किया, ऐसा दावा करते हैं। फिर आईआरजीसी उसको जाने देती है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि सिंगापुर और दूसरी जगह जो ये क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट हो रही है, हांगकांग वगैरह जैसे यहाँ पर उनकी डुअल करेंसी होती है, उससे पेमेंट हो रही है। तो किसी दूसरे कंपनी के नाम से पेमेंट हो जाती है ईरान को। तो इस तरह के काफी सारे मामले सामने आए हैं। जी स्वाति। ठीक है यूके देवनाथ सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। अजिताभ सर, मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहती हूँ, अब ट्रंप की अगर हम बात करें, वो ट्रंप जो अपने आप को पीस मेकर की तरह शो करते थे, वो ट्रंप इस युद्ध में इस तरह से फंस चुके हैं क्योंकि वो ये कहते हुए नजर आते थे कि देखिए मैंने तो इतने युद्ध रुकवा दिए, ये ऐसा युद्ध जिसकी शुरुआत उन्होंने की वो इससे ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या इसे समझा जाए, क्योंकि जिन जिन देशों के पास वो जा रहे हैं, जिन जिन से भी बातचीत कर रहे हैं, वो वहां पर ऐसी ही शर्तें लेकर जा रहे हैं ट्रंप जो उनके हित की हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी हो सके। क्या ये समझा जाए यही वजह है कि वो उस युद्ध से निकल नहीं पा रहे हैं, इसको रोक नहीं पा रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा आपने पूछा स्वाति जी। आप ट्रंप की ये दुविधा कह लीजिए या उनकी जो मिस कैलकुलेशन कह लीजिए, जैसा उन्होंने सोचा था, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भाई 8 युद्ध उन्होंने रुकवा दिए, नोबेल प्राइज के वो हकदार हो गए, पाकिस्तान जैसे देशों ने उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर दिया, नोबेल प्राइज तो मिलने से उनको रहा। अब वो 9वां और 10वां युद्ध है, वो एक तरह से उन्होंने ही शुरुआत की और ये दोनों युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये उनके कंट्रोल से एक तरह से बाहर होता दिख रहा है। ऐसे में उनके डोमेस्टिक भी जो प्रेशर है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर कह लीजिए या आर्थिक रूप से उसका जो असर डोमेस्टिकली भी दिख रहा है, वहां भी उनकी रेटिंग पहले से डिसअप्रूवल रेटिंग बहुत कम होती दिख रही है। तो पॉलिटिकली भी वो बहुत उनको और उनकी पार्टी को, दोनों को, ऑफ कोर्स ट्रंप को तो अगला इलेक्शन लड़ना नहीं है, हालांकि वो क्लेम कभी कभी करते हैं, कभी वो कनाडा के हेड की बात करते हैं, कभी वो अमेरिका के कानून को चेंज करने की बात कहते हैं, क्योंकि अमेरिका का कानून एक राष्ट्रपति को 2 बार से ज्यादा नहीं अलाउ करता।
तो अमेरिका का या कानून चेंज करें, कभी वो ये भी कहते हैं कि वेनेजुएला के वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो इस तरह से अपना मखौल उड़ाते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ आर्थिक जो हालात है अमेरिका में भी, पेट्रोल गैस के दाम बढ़े हैं, उससे महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है। और अभी जो लेटेस्ट खबरें आई है कि अमेरिका के अंदर चूंकि डेट जो सरकारी वहां है, लगभग 39 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका के सरकार पे कर्ज है। उस कर्ज को कम करने के लिए, कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए, अभी ऐसी खबरें आई हैं कि 25 अरब डॉलर का जो अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड है वो सरकार ने नीलाम किया है। तो इससे आप देख लीजिए कि कितना अमेरिका की जो आर्थिक हालत है वो भी खस्ती हो रही है। और तीसरी तरफ आप देखिए ईरान में जो युद्ध इन्होंने ही शुरू किया, और उस युद्ध में कितना खर्च हो गया। ऑफिशियली तो ये सिर्फ 29 अरब डॉलर इन्होंने ऑफिशियली दिखाया है, बट वो सिर्फ आर्म्स एंड एम्युनिशन में है। उसके अलावा इतना ज्यादा खर्च हुआ है, एक अनुमान के अनुसार 500 अरब डॉलर से ज्यादा अमेरिका अब तक खर्च कर चुका है ईरान के युद्ध पे, और जो बेनतीजा है। शायद ट्रंप को ये लगा होगा कि जैसे वेनेजुएला में इन्होंने एक क्विक फायर करके, कह लीजिए ऑपरेशन करके 48 घंटे के अंदर उनके राष्ट्रपति को भी वेनेजुएला का उठा लाया, वहां की तेल पे एक तरह से कंट्रोल हो गया अमेरिका का, चाइना को भी वहां से सप्लाई इन्होंने रोक दिया। शायद ऐसा उनका कैलकुलेशन होगा ईरान में, लेकिन वो सफल तो हुआ नहीं। यहाँ पे ईरान की जनता ने भी इतना रिवोल्ट किया जैसा वो बार बार सोच रहे थे और इंस्टिगेट भी कर रहे थे। दूसरी तरफ जो इन्होंने 28 फरवरी को एक साथ 50 से ज्यादा ईरान के लीडर्स को, कमांडर्स को जो खत्म कर दिया, उससे जो सिंपैथी वेव है वो कहीं ना कहीं ईरान की जो इस्लामिक रेजिमे है उसकी तरफ झुक गया। उससे वहां पे सोचिए आप कि लगभग 75-77 दिनों से पूरे ईरान में इंटरनेट बंद है। कैन यू इमेजिन कि आज इंटरनेट के बिना, व्हाट्सएप के बिना, रील के बिना कोई रह सकता है? कम्युनिकेशन तो बहुत क्रिटिकल होता है एक सोशल लाइफ के लिए, और वो पूरा ठप है। और साथ साथ महंगाई का वहां आलम देख लीजिए कि अभी एक रियाल लगभग 18, मतलब $1 लगभग 18 लाख रियाल के वैल्यू के बराबर हो गया है। तो इतनी महंगाई, और दूसरी तरफ लोगों के जॉब भी जा रहे हैं, चाहे ईरान के अंदर जॉब जा रहे हैं, सैलरी नहीं मिल पा रही है। आईआरजीसी के लोगों की भी ऐसी खबरें हैं कि उनको भी सैलरी टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। तो सेना में कहीं, आईआरजीसी में कहीं ना रिवोल्ट हो जाए। दूसरी तरफ जो खाड़ी के देश थे वहां से ईरान को काफी जॉब भी मिलता था और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता था। तो खाड़ी के देशों ने भी एक्शन लेना शुरू किया। और एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो यूएई में जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब भी है और जॉब भी बहुत प्रोवाइड करता है, लगभग 200 देशों के नेशनलिटी के लोग यूएई में काम करते हैं। मैं उस एरिया में रह चुका हूं, मैंने देखा। और यूएई वाज फोर्स्ड कि उसने ईरान के लोगों के वीजा कैंसिल करने शुरू कर दिए, उनके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे उसको बंद कर दिया, और उसके जितने भी वहां जो फंड, कह लीजिए यूएई के बैंक्स में थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में थे, उस पे भी सैंक्शन लगा दिया। तो इससे भी ईरान पे बहुत गहरी मार पड़ी है। दूसरी तरफ वो तेल भी नहीं बेच पा रहा है। तो आर्थिक हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं ईरान में। और अब तो जो खबरें हैं कि वहां जो स्टोरेज कैपेसिटी है उनके, खास करके खर्ग आइलैंड पे जो है ईरान का, वो भी फुल होता जा रहा है। टैंकर्स भी उनके पास उतनी है नहीं। तो वो अब पानी में तेल को ना बहाएं, और हॉर्मुज में तेल बहाने की ऐसी भी खबरें आई हैं। तो उसका खामियाजा देखिए कितना बड़ा एक असर हो सकता है पर्यावरण पे। तो तेल जब समुद्र में बहेगा, या बह भी रहा है थोड़ा बहुत, तो उससे एक पर्यावरण संकट तो है, मैरीन लाइफ पे तो संकट है ही है। वहां के जो डिसैलिनेशन प्लांट हैं, क्योंकि आप देखिए खाड़ी के देशों में समुद्र के ही पानी को फिल्टर करके और उसको पीने के योग्य बनाया जाता है। अगर ये तेल का रिसाव होगा तो इससे पानी के जो डिसैलिनेशन प्लांट है वहां तक अगर ये तेल पहुंचता है तो फिर पानी भी पॉल्यूट होगा, और उससे आम जीवन पे कितना बड़ा असर होगा। और इस भयंकर गर्मी के जहां 50-55 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है गल्फ के देशों में, वहां अगर पानी की समस्या हो जाए, और ये तेल के रिसाव से पानी अगर अफेक्ट कर जाए उसको, तो सोचिए कितनी बड़ी ये महामारी होगी। आर्थिक महामारी से ज्यादा ये जो, जैसे हमने कोविड का एक देखा कितना खतरा पेंडेमिक का, उस तरह की जीवन के दुर्भर हो जाएगा लोगों का। तो बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है। बेहतर यही हो कि कहीं ना कहीं दोनों, अमेरिका और ईरान, अपनी हठधर्मिता छोड़ें और डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें।
ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि देवनाथ सर मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि क्या अभी भी कोई बातचीत का रास्ता बचा है इस पोस्ट के बाद। मैं इस सवाल मेरा यह है कि इस पोस्ट के बाद, क्योंकि इसके बाद तो ये संकेत ऐसा लग रहा है कि अब ट्रंप की तरफ से खुली एक बार फिर से चेतावनी दे दी गई है कि अभी तो ये तूफान से पहले की शांति थी, अब देखिए इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। नेतन्याहू कह चुके हैं अब एक बार फिर से हमले की बात, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या ग्लोबली इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले ही हम बहुत बुरी स्थिति पूरी दुनिया की देख रहे हैं, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा है। जी हाँ स्वाति, दुनिया भर में पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। कई देशों में, अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल गैस की कीमत 30 से 40% बढ़ गई है। एशिया के कुछ देश जो कि पूरी तरह से गल्फ कंट्रीज से ही पेट्रोल डीजल का आयात करते थे, जैसे कि फिलीपींस, थाईलैंड, इन सब देशों में तो दुगुना हो गया है, 100% वृद्धि हो गई है कीमत में। आने वाले समय में स्थिति और भी बद से बदतर हो सकती है। इसका एक इफेक्ट ये पड़ेगा कि दुनिया भर के देशों में, खासतौर से एशिया के देशों में फर्टिलाइजर की कमी हो जाएगी। भारत को भी कुछ हद तक इस दुविधा से जूझना पड़ेगा। दुनिया के देशों को जितनी फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट होती थी, खासतौर से एशिया के देशों को, उसका 25 से 40% जो है वो गल्फ कंट्री से आता था, क्योंकि वो एक बाई प्रोडक्ट है। जब कच्चा तेल को रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है तो जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उससे ये सब उर्वरक बनाए जाते थे। तो अब दिक्कत आ रही है कि दुनिया के देश क्या करें। अमेरिका के ऊपर बहुत दबाव है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत दबाव है, ना सिर्फ चीन का वरन भारत जैसे देशों का भी दबाव है कि वह तुरंत इस युद्ध को बंद करने की तरफ अग्रसर हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक पासा फेंक दिया है। उन्होंने फिर से कह दिया है कि वो ऑपरेशन स्लेज हैमर के तहत एक नया नाम उन्होंने दे दिया है कि ऑपरेशन स्लेज हैमर के तहत वो ईरान पर फिर से हमला चालू कर सकते हैं। अब क्या ऑपरेशन स्लेज हैमर को वाकई डोनाल्ड ट्रंप एक रूप देख सकेंगे? क्योंकि अमेरिका में जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स हैं, उनका जो संविधान है, उनका इंटरप्रिटेशन ये है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक बार में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 60 दिन तक युद्ध लड़ सकता है। तो वो 60 दिन की तो म्याद, अगर हम सोचें युद्ध 1 मार्च को चालू किया तो 60 दिन की म्याद तो 1 मई को खत्म हो गई। तो उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति को अमेरिका के कांग्रेस यानी उनकी पार्लियामेंट से अनुमति लेनी पड़ती है युद्ध को आगे जारी रखने के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया है कि हम पहले तो कह रहे थे कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, वो खत्म हो गया, और अब ये नया स्लेज हैमर चालू करेंगे तो इसमें 60 दिन का युद्ध का मियाद फिर से चालू होता है। तो निर्भर करता है कि अमेरिका के जो अलग अलग कोर्ट्स हैं, ऑलरेडी लोगों ने वहां जाकर अपील करना शुरू कर दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से युद्ध चालू करते हैं तो ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन होगा। तो फाइनली बहुत जल्दी हम देखेंगे कि अमेरिका की कोर्ट्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से युद्ध को चालू कर सकते हैं कि नहीं। कुछ तो डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स भी डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बमबारी चालू की तो उनके ऊपर मानसिक अस्थिरता या महाअभियोग, इम्पीचमेंट की प्रोसेस चालू कर सकते हैं, क्योंकि वो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग कर रहे हैं। जी स्वाति।